में बम्पर जीत हासिल की हो, लेकिन अब उसके ही अपने विधायक उसके लिए मुसीबत खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी के विधायकों की नाराजगी की खबरें गाहे बगाहे आती जाती रही है। बीजेपी के कई विधायक खुलेआम अब संगठन और सरकार को आईना दिखा रहे हैं। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद अब माना यह जा रहा है कि पार्टी उन्हें विजयपुर उपचुनाव में टिकट देगी, लेकिन पूर्व बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी ने टिकट की मांग करके बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी की ओर से वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं और पार्टी उन्हें ही टिकट दे। तो उधर बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य भी पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज कार्यक्रम में बोलते हुए पन्नालाल ने कहा कि अगर हाई लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं तो उन्हें मोटरसाइकिल और पंचर की दुकान खोल लेना चाहिए। वे यहां नहीं रुके, आगे कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है एक पेड़ मां के नाम अभियान, इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। और आपको पता होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। अब हम इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं। अब आप पूर्व विधायक और पन्नालाल शाक्य इस मामले में क्या कह रहे हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे। जिसमें आप ये जानेंगे कि आखिर इन नेताओं का कहना क्या है और क्यों इस तरह के ये आक्रोश वाले बयान दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आप याद कीजिए 28 उपचुनाव, मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव आपको जरूर याद होगा, क्योंकि यहीं से प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदली थी। 28 उपचुनाव तब हुआ था जब कमलनाथ सरकार गिर गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और कांग्रेस छोड़कर आए हुए विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और हुए थे 28 उपचुनाव। इस उपचुनाव में जो बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे उनके भी विरोध के सुर सामने आए थे। ये विरोध के सुर 28 उपचुनाव के समय में भी सामने आए और यही विरोध के स्वर 2023 विधानसभा चुनाव में भी सामने आए, जब 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशियों ने मैदान थाम लिया। इसमें कुछ बड़े नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें दीपक जोशी थे, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शामिल थे और भी कई ऐसे बड़े नाम इसी लिस्ट में शामिल थे। और यही माना जा रहा था कि बीजेपी की ओर से ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका खामियाजा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने भुगता। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वही 28 उपचुनाव जैसा समीकरण लगभग फिर से दोहराया जा रहा है। अब समझने की हम कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे जो डावाडोल है इससे भाजपा कैसे निपटती है और अपने नेताओं को कैसे समझाती है कि अरे भाई दूसरी पार्टी का भले ही है, लेकिन अब ये तुम्हारी पार्टी का विधायक बनने वाला है, इसके साथ तालमेल अब ठीक ठाक कर लो। बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। जो उपचुनाव होने वाले हैं विजयपुर में पहली बार, इसको लेके आपका क्या कहना है? मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा एक कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट तो वैसे रामनिवास जी का चल रहा है, तो रामनिवास जी को टिकट होगा, आपको कैसे मिलेगा फिर टिकट? नहीं, मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70 हजार वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। तो क्या मानते हो कि रामनिवास जी को जो बीजेपी ने शामिल किया तो उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई जनता संतोष नहीं है। ये तो खाली मुख्यमंत्री गिरवी के भाई ने चारा बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है। ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो हमें कोई जरूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई। एक विश्वविद्यालय वो था जो नालंदा विश्वविद्यालय गिना जाता था। अभी प्रकाश जी ने कहा है कि इसमें 18,000 छात्र हैं, उसमें 12,000 छात्र थे नालंदा में और 1200 प्राचार्य थे और 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और 12 और 12,000 के बच्चे सोचते रह गए कि मैं क्या करूंगा और हिंदुस्तान का प्यार खत्म हो गया।
ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्या? इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। इस महाविद्यालय को जो ये प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक दो वाक्य पकड़ लेना, केवल एक दो वाक्य पकड़ लेना। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल देना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता रहे। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश के दो खास मेहमान, प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ सरमन नगेले जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जितेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत सरमन साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैंने मेरे दर्शकों को 28 उपचुनाव का वो फ्लैशबैक भी याद दिलाया था, जब यहां से जो सियासत शुरू हुई थी जिसमें बीजेपी प्रत्याशी नाराज हुए थे, और उसमें से कुछ प्रत्याशियों ने 2023 का चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पर। तो क्या कुछ वैसी प्रदेश की सियासत इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है जी, ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफा है जी। जैसा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निर्णय लेंगे, उसमें कहीं कोई किसी तरह की पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर कहीं कोई ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं है। और यदि हाईकमान ने, संसदीय बोर्ड ने, पार्टी अध्यक्ष ने ये तय कर लिया होगा कि हमको रामनिवास रावत जी को चुनाव लड़ाना है, तो वो चुनाव उनको टिकट मिल जाएगा और वो चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है चुनाव। तो ये स्थिति है। और इसी प्रकार जो आपने पुराना संदर्भ दिया, देखिए पुराना संदर्भ अभी के इस मामले में अंतर है। पहले क्या थी, बड़ी बगावत हुई थी और पूरी सरकार गिर गई थी। अब बगावत जैसी स्थिति है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रचंड बहुमत है, 166 से अधिक उनके पास विधायक हैं जी, 29 लोकसभा सीट जीत गए, तो उनको सरकार पर कोई संकट आए ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार जो है ना, सिर्फ दो परिस्थितियों में सरकार के लिए दिक्कत जाती है विधानसभा के अंदर जी। एक अनुदानों की मांग है, जब कोई मांगों पर कोई डिवीजन की बात आती है तो सरकार संकट में आ जाती है, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। हाँ। लेकिन जो विपक्षी दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके विधायकों की संख्या बहुत सीमित है। हाँ। तो सरकार को कोई किसी तरह का संकट नहीं है। हाँ। अब जहां तक जो बात पन्नालाल साकेत जी के बयान की है जी, तो देखिए मेरा मानना है कि राजनेता जो है ना, वो समाज का, और जो नौजवान लोग हैं जो राजनीति में आने की रुचि रखते हैं, उनके आदर्श होते हैं, उनको अपनी इस तरह की भाषा या इस तरह की टिप्पणी करने के पहले 4 बार सोचना चाहिए, उनको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गैर पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के कई सारे मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो मतलब मिडिल क्लास भी पास नहीं थे और बहुत अच्छे से उन्होंने सरकार चलाई। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मोतीलाल वोरा जी, कैलाश जोशी, देखिए बहुत सारे ऐसे दृष्टांत, ऐसे उदाहरण हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई क्लास की पढ़ाई कर लें तभी आप सक्सेस हो पाए। हाँ। बहुत सारे बड़ी बड़ी उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां कम शिक्षित लोग चला रहे हैं। बस समझ और आपका विजन और आपकी मैनेजमेंट और आपका जो रणनीति है बहुत अच्छी होना चाहिए। हाँ, ये बात यही है कि पढ़ने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद भी, आज देखिए अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करते हैं तो ये उनका पन्नालाल साकेत जी का बयान जो है ना, किसी भी तरह से उचित नहीं है। देखिए, यदि आप यूरोप की कंट्री में या यूके के यहाँ जाएंगे तो वहां पर जो पढ़ाई के लिए इंडियन बच्चे या बाहर की कंट्री से बच्चे जाते हैं, तो वो इंटर्नशिप के दौरान जो है ना, अपना खर्च निकालने के लिए कोई वहां पे जो किराने की दुकान पर काम करता है, कोई कैफे में काम करता है, कोई वहां पर खाने की दुकान पर काम करता है, कोई वहां मॉल में। बिल्कुल बिल्कुल
ये जो आपने ऑब्जर्व ये किया है, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारे देश में इन चीजों को कहीं ना कहीं डोमिनेट के तौर पर लिया जाता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। जितेंद्र जी, आपको आपकी नजर क्या कहती है प्रदेश की ये जो वर्तमान सियासत है? भले ही इक्का दुक्का नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए कोई सायरन है, या जैसी बात नगेले साहब ने कही कि बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ भाजपा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब भी इस तरह के फेरबदल होते हैं और आंतरिक किसी भी दल में जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो राजनेता जो है अपने आप को जो है स्थापित करने के लिए, अपने दावों को पेश करने के लिए इस तरह के जो है बयान घोषणा से पहले पार्टी पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये तो इसका एक पक्ष हो गया जी। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस तरह से दोनों के बीच में ही जो है प्रतिद्वंद होते होते जो भाषा की जो गिरावट है, या कह लीजिए कि अनुशासन को तोड़ने वाली जो बात है, ये एक तरह से जो है चिंतनीय विषय है। और चिंता की बात इस लिहाज से भी है कि ये नेताओं का चारित्रिक जो लहजा है, जो संदर्भ है, उसको जो है प्रस्तुत करता है। और कहीं ना कहीं जनमानस के बीच में अब उनको इनकी दावों पर, इनके घोषणा होने के बाद जब ये रणभूमि में होंगे चुनावी, तब उनको क्या रिएक्ट करना है, ये उसकी भी एक दशा जो है तय करता है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा है कि टिकटों का जो तय है, टिकट जो निर्धारित करना है, वो पूरी तरह से पार्टी का ही निर्णय होता है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से साक्षी साहब को मंत्रिमंडल में लिया गया है, उसके बाद उनका जो है दावा मेरे ख्याल में मजबूत होगा। और निश्चित तौर पर पार्टी जिसको भी तय करती है, तो ऐसा माना जाता है, जो राजनीति के आदर्श जो नियम है उन नियमों के हिसाब से, कि चुनावी पलड़ा सत्तासीन पार्टी के प्रत्याशी का भारी होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हमारे साथी ने भी अभी ये बात जो है कही है कि 2018 में जो है कांग्रेस के चयन के बाद, उनके निर्वाचन के बाद, और सिंधिया जी के टूटने के बाद उनके साथ एक पूरा की पूरा ग्रुप जो है विधायकों का, वो टूटकर जब चला गया था भाजपा में, और भाजपा की जो है वापस सत्ता में वापसी हुई थी, उसी से जन्मे हुए जो है ये दोनों ही मेरे ख्याल में नेता हैं। और इन दोनों के ही जो है बतौर नेता जो है प्रभाव है, बतौर नेता जो है इनकी परिपाटी है। अब यहाँ से हम इनसे ये उम्मीद करें कि ये बहुत बेहतर और बहुत आदर्श जो है व्यवहार का, चरित्र का, दावों का, और पार्टी लाइन के भीतर रहते हुए या किसी भी तरीके से व्यक्तिगत जो है मंशाएं जो है, आशाएं जो है, आकांक्षाएं हैं, उनसे परे जाकर ये कोई बहुत आदर्श जो है चरित्र प्रस्तुत करें, तो फिर ये हम लोगों के लिए भी जो है मेरे ख्याल से एक तरह से बेमानी ही है अपने आप में इसको विश्लेषण करने के उद्देश्य से। जी, मैं एक बार फिर से सरमन जी आपका रुख करना चाहूंगा। बहुत अच्छी आप बात कह रहे थे, सियासत से इतर जो सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत अच्छा विषय आपने इस बयान से उठाया, जो माननीय विधायक जी ने बयान दिया था, पंचर की दुकान लगाने वाला और ये इस तरह का, और बहुत क्लियर कट बातें जो आपने बताई थी। पर अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी उतनी अवेयर नहीं हुई है। कनाडा में अगर एक बच्चा वेटर का काम करता है, तो उसको यहाँ पर जितना मैनेजर की कमाई है, उतना वहां उसको एज अ वेटर मिल जाएगा। देखिए, दोनों देशों की या यूके या यूएस की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। वहाँ का लाइफ जो है वो बहुत कॉस्टली है, इंडिया की लाइफ बहुत सस्ती है। वहाँ और यहाँ में इसलिए अंतर रहता। तो वो आपने जो संदर्भ दिया है, वो देखिए पॉपुलेशन की दृष्टि से भी, वहाँ के रोजगार की दृष्टि से, एजुकेशन की भी दृष्टि से, सारी दृष्टि से जो है ना बहुत अंतर है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत में भी आप देखिए एक नया कल्चर डेवलप हुआ, चाय कल्चर। आज बड़े बड़े जो टेक जो इंजीनियर हैं, वो चाय का अपना बड़ा काम कर रहे हैं। आज देखिए बड़ी जो आई क्लाउड जो सप्लाई करने वाली, फूड सप्लाई करने वाली कंपनियां जो है ना, वो भी बड़े बड़े टेक इंजीनियर खोल रहे हैं। भाई उनको खाना ही तो सप्लाई करना है, वो तो सप्लाई नहीं कर रहे ना, उन्होंने तो टीम लगा रखी है, जो उनके वो है डिलीवरी बॉय, वो जाके पहुंचा।
तो देखिए क्या है कि अब जब एडवांस, देखिए जब कोई देश प्रगति करता है, जब देश विकसित होता है, तो उसमें जो विकसित देश है उनकी बहुत सारी चीजें संस्कार के साथ में ली जाती है। जी। तो अब ऐसी चीजें आ रही हैं तो उसमें उनका अपना रोजगार भी अहम मिल रहा है, बात, दूसरे अहम लोगों बात आपने कही। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत पर रुख करते हैं। आपको क्या लगता है जो अभी फिलहाल जिस तरह की बयानबाजी है, ये बीजेपी के लिए किसी प्रकार का कोई घंटी वाली बात है, किसी प्रकार की खतरे की घंटी? हालांकि जो संख्या बल है भाजपा का वो तो इस दिशा में रुख तो मुझे तो नहीं लगता, या मतलब आपको क्या लगता है फाइनल इसी बात पे? देखिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत सर्वोपरि होता है और यह दबाव तो चलता ही नहीं है किसी का। हाँ, ये बात जरूर है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने कई बार कहा है कि जो हमारे नेता बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, टीवी डिबेट्स में जाते हैं, प्रवक्ता या जो अपने वो प्रेस नोट भेजते हैं, या उनका जो चरित्र है हम उन पर पूरी पैनी नजर रखते हैं और बिटवीन द लाइन वो क्या कह रहे हैं इसको भी हम समझते हैं। इसलिए की बयानबाजी से लोग जो है ना बचते हैं बीजेपी में, क्योंकि यहाँ सारी चीजें जो है ना वो लोग मॉनिटर करते हैं। तो अब ये जो सीताराम आदिवासी जी ने जो बात कही, हालांकि उन्होंने अपना ये कहा कि मुझे, वो चूंकि आदिवासी और मेरे एक भाषा शैली उनकी अपनी सीमित है, उन्होंने कहा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी निर्णय लेती है। तो उन्होंने वो अपना जो उनका भाव था वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अब निर्णय इसमें हाईकमान को लेना है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि किसको उम्मीदवार बनाए, लेकिन चूंकि रामनिवास रावत जी को मंत्री भी बना दिया और अभी 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतकर आना है, अन्यथा जो है ना उनको मंत्री पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो समिति का उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर आपको जिस सदन में आप मंत्री हैं, जिस राज्य में, वहां से आपको जीतकर आना है जी। तो अब चूंकि और कोई सीट खाली है नहीं, यही एक सीट खाली है, तो निश्चित रूप से उनकी दावेदारी भी बनती है और वो वहां से निकालने की स्थिति में भी है। और पार्टी का जब उनके साथ में समर्थन रहेगा, वहां के नेताओं का समर्थन रहेगा, और जो पूर्व के उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो उनकी रणनीति के लोग हैं वो उनके साथ में रहेंगे, चुनाव निकाल लेंगे। अब जो कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस में वहां कोई बड़ा प्रभावशाली या दमदार कोई कैंडिडेट नहीं है, बशर्ते ये सीताराम आदिवासी बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस के पक्ष में ना चला जाए। यदि कांग्रेस के साथ जाता है और उसको टिकट देती है कांग्रेस, प्रभाव पड़ेगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से फिर रामनिवास रावत को, बीजेपी को एक संकट आ जाएगा और वहां पर फिर फाइट जो है ना बहुत जबरदस्त। ये बहुत अच्छा आपने मूव ऑन किया इस डिबेट को। जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस की रणनीति इस मामले में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है? जैसा कि सरमन साहब ने कहा कि अगर पूर्व बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस अपनी ओर ले आए। देखिए, एक पहला कमेंट तो यही है कि ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर जो है अलार्मिंग मोड वाली जो स्थिति है, क्योंकि जब इन्होंने बतौर मंत्री शपथ ली है अभी हाल में, तब भी इस तरह के बहुत सवाल उठे थे कि भाई बीच में आप किसी को एडजस्ट कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। और यहीं से जो है न केवल आदिवासी जी की बात करें, यहीं से केवल जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो बहुत अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता है, जो बहुत श्रम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये कोई बहुत उनका मॉरल जो है हाई करने वाला विषय नहीं है। निश्चित तौर पर इससे जो है बीजेपी के लिए जो है घटावट का दौर है। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से अभी लोकसभा हाल में चुनाव में जो है कमबैक किया है, और यही सब बातें, यही सब जो तौर तरीके से, इन्हीं वजहों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनमानस में, मतदाताओं में विपक्ष को मजबूत करने को लेकर, जैसे हमने देखा है कि केंद्र में रहा है, हाल ही जो उपचुनाव के नतीजे हमारे सामने आए हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन की हम कह लें कि भाई 14 में 10 के आसपास जो है सीटें उनको मिली हैं। एक मजबूत दौर है। अगर प्रत्याशी चयन में कांग्रेस जो है अच्छा एफर्ट करती है और जो है जमीनी कोई कार्यकर्ता को, नेताओं को, सबको, तमाम जो नेता है उनकी सहमति से कोई कैंडिडेट अगर तय करती है, तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस के लिए ये जो अभी जो गुणसूत्र चल रहे हैं दोनों के बीच में जो है प्रतिद्वंदी दावे सामने आ रहे हैं, इस तरह का माहौल, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आदिवासी को टिकट नहीं मिला तो बगावती सुर अपना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी है कि आप उनको अवसर ना देते हुए वो अपने किसी जमीनी नेता को टिकट दे, तो जो है लोकतंत्र के लिए भी
शायद कांग्रेस के लिए भी ठीक होगा। जी सरमन जी, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि एक वहां पर सीताराम आदिवासी को टिकट देती है तो वो चुनाव जीते या ना जीते अलग विषय है। जी, लेकिन जी। 2028 के चुनाव के लिए सीताराम आदिवासी तैयारी अभी से कर लेंगे। और एक चूंकि आदिवासी जो वर्ग है वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है शुरू से, तो वो कांग्रेस न केवल इस चुनाव के लिए, आगे के चुनाव के लिए भी रणनीति के रूप में उसको देख सकती है। और फिर आगे भी उसको, चूंकि ट्राइबल को वो अपने साथ जोड़ेंगे, तो ये पूरे देश में मैसेज देने के प्रयास करेंगे कि जी, देखिए जी। हम ना एक सामान्य सीट पर जो है ना ट्राइबल को चुनाव लड़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सरमन जी आपका, जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज हम बड़ी बहस में बात कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं के ये जो विरोध वाले सुर हैं, ये किस और इशारा कर रहे हैं? क्या ये कांग्रेस में किसी प्रकार की जान डाल सकते हैं? अब आप पूछेंगे जान कैसे? तो जान ऐसे डाल सकते हैं कि अगर ये कांग्रेस के बैनर की तरफ से चुनाव लड़ ले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को माना यह जाता है कि वो अंदर खाने सियासत करने वाले नेताओं को बहुत जल्दी भांप लेती है और तुरंत से त्वरित भोपाल तरफ कर लिया जाता है, राजधानी बुला लिया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है, बताइए क्या दिक्कतें हैं आपको, क्या आपकी पटरी नहीं बैठ रही है? ये बातों के बाद भी जो नेता नहीं मानते हैं तो वो फाइनली फिर अपना डिसीजन पार्टी को समझा देते हैं। यहाँ चाहे पन्नालाल शाक्य की बात हो या किसी अन्य नेताओं की बात हो, इसे समझने की जरूरत है बीजेपी को। संगठन मजबूत है, पार्टी के पास बहुत सारी सीटें हैं, तो माना यही जाता है कि सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं अपने नेताओं को समझा लेगा। बहरहाल इसे कांग्रेस किस तरह से